नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की ओर। दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों में देने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसे लेकर कैबिनेट में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि बिजली विभाग के छोटे बड़े 27 से ज्यादा संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। दलील ये कि इससे न सिर्फ 77,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी जाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। कर्मचारी संगठन आम जनता और सामाजिक संगठनों के बीच इस बात को लेकर जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल में निजीकरण लागू करने की व्यवस्था कर्मचारियों का विरोध आने वाले दिनों में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। निजीकरण का असर सबसे पहले प्रदेश के 1,60,00,000 उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। मौजूदा समय पूर्वांचल और दक्षिणांचल को मिलाकर करीब 42 जिले इस सूची में आते हैं। इसमें पूर्वांचल में जहां 1,04,00,000 उपभोक्ता हैं, तो वहीं दक्षिणांचल में 56 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता हैं। दलील है कि निजी हाथों में जाने के बाद बिजली महंगी हो जाएगी। इसके लिए विभाग के लोग मुंबई, महाराष्ट्र सरकार का उदाहरण दे रहे हैं, जहां निजी हाथों में जाने के बाद बिजली 15 रुपये प्रति यूनिट तक सप्लाई हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को अभी बिजली का अधिकतम रेट 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट देना पड़ रहा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे बताते हैं कि यहाँ भी ऐसे ही बिजली महंगी हो जाएगी। उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश इसका उदाहरण है। पावर कारपोरेशन निजीकरण के पीछे 2 बड़े कारण बता रहा है। इसमें पहला कारण बिजली का बकाया और डिमांड के हिसाब से बजट न होने की स्थिति में सप्लाई पर असर बताया जा रहा है। कारपोरेशन प्रबंधन का कहना है कि मौजूदा समय में पूरे प्रदेश में 1,10,000 रुपए का घाटा है। इसके अलावा पूरे साल में बिजली सप्लाई के लिए विभाग को 1,06,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इस वर्ष नवंबर के महीने तक वसूली 62 लाख करोड़ तक पहुंची है। ऐसे में 42,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब विभाग इसको घाटा बता रहा है। सूत्र बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी बढ़ाने को तैयार नहीं है। ऐसे में इसे 2 दलील के आधार पर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सबसे पहले निजी हाथों में देने की तैयारी है। हालांकि पावर कारपोरेशन की दलील है कि विभाग के इंजीनियर गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि आंकड़ों की आड़ में आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर का कहना है कि प्रबंधन के लोग आंकड़ों में फंसा रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे अलग है। हेलीकॉप्टर के चालक ने बिना दूल्हे और दुल्हन को ही उड़ान भर दी। बदायूं के एक मैरिज लॉन में निकाह के बाद दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से होनी थी, लेकिन निकाह पड़े जाने में देर हो गई। इसके चलते हेलीकॉप्टर बिना दुल्हन को लिए उड़ गया। बाद में लड़के पक्ष ने जिस कंपनी से हेलीकॉप्टर बुक किया था, उस कंपनी को फोन करके नाराजगी व्यक्त की। कुंवरगांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक की शादी शहर के एक मोहल्ले में रहने वाली युवती से तय हुई थी। शादी तय होने के दौरान ही तय हुआ था कि दुल्हन हेलीकॉप्टर से विदा होगी। युवक ने तय अनुसार रविवार को हेलीकॉप्टर अपने गांव में बुलाया। इसके बाद दूल्हा हेलीकॉप्टर से शहर मैरिज लॉन में पहुंच गया। बारात दोपहर में 2 बजे पहुंची। इसके बाद निकाह कार्यक्रम में देर हो गई। हेलीकॉप्टर शाम को 4 बजे तक बुक किया गया था। ऐसे में 4 बजे बाद हेलीकॉप्टर के चालक ने बिना दूल्हे और दुल्हन को लिए ही उड़ान भर दी। चालक का कहना था कि शाम हो गई है और मौसम खराब है, ऐसे में ज्यादा देर हुई तो उड़ान नहीं भर पाऊंगा। इसी के चलते अब जाना होगा। बाद में दूल्हा अपनी दुल्हन को कार से विदा करा कर ले गया। हमीरपुर में भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ सोमवार को हमीरपुर के गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के 2 साल के जश्न मनाने के विरोध में भी जोरदार नारेबाजी की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रभारी और पूर्व मंत्री विधायक विक्रम ठाकुर ने किया। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक आशीष शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष देशराज शर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, प्रदेश भाजपा सचिव नरेंद्र अत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार की 10 गारंटियों को पूरा किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए। जसवा परागपुर के विधायक विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है। खनन माफिया पर शिकंजा कसने की बजाय उनको लाभ देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल से प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। न बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है और न ही महिलाओं से किया वादा पूरा हुआ है। सरकार हर जगह सिर्फ झूठ बोल रही है। भाजपा जन आक्रोश रैली से जनता को जागरूक कर रही है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है और जो वादे करके सत्ता में आई थी उन्हें पूरा नहीं कर पाई है। हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि जश्न जनता के काम का मनाया जाता है। कांग्रेस सरकार ने 2 साल में प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। आखिर ये सरकार किस बात का जश्न मना रही है? ये सरकार महज मित्रों की सरकार है, जिसने सिर्फ मित्रों का भला किया है। कैबिनेट रैंक थोक में बांटे गए हैं। आम लोगों की सरकार एक भी बेहतर कार्य नहीं कर पाई है।
उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में हर जिले की नाकाबंदी की योजना लागू की जाएगी। अभी जिलों की सीमाओं को सील करने जैसी व्यवस्था उतनी मजबूती से काम नहीं कर रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों में नाकेबंदी की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई सनसनीखेज वारदात होने पर तत्काल जिला, रेंज और जोन की सीमाओं को सील करके गहनता से चेकिंग की जा सके। इसमें हॉट स्पॉट्स और थाना क्षेत्रों के सीमावर्ती निकास व प्रवेश मार्गों को चिन्हित कर शामिल किया जाए। इनका निर्धारण इस तरह हो कि नाकाबंदी योजना लागू करने के बाद त्रिस्तरीय चेकिंग सिस्टम शुरू हो सके। डीजीपी ने इस बाबत सभी पुलिस कमिश्नर, एडीजी जोन, आईजी रेंज और जिलों के पुलिस कप्तानों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि योजना के तहत चिन्हित सभी जगहों व हॉट स्पॉट्स पर अल्प सूचना पर चेकिंग शुरू कराने के लिए सभी संसाधन पहले से ही लगा दिए जाएं। पुलिस बैरियर, पुलिस बूथ, सूचना बोर्ड आदि को ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत कवर करते हुए अधिकाधिक सीसीटीवी भी लगाए जाए। योजना में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना व चौकी प्रभारी, बीट की महिला कर्मी, यूपी 112 व अन्य बलों को शामिल किया जाए। ऐसे मार्गों को अवश्य चिन्हित किया जाए जो सुनसान हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिले में कौन कौन से नए रास्ते बने हैं। योजना लागू करने से पहले ये ध्यान रखा जाए कि इसमें कहीं भी यातायात बाधित न हो। इसका पर्यवेक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाए। इस बारे में जिले के कंट्रोल रूम, सोशल मीडिया सेल, अभिसूचना तंत्र को भी ब्रीफ किया जाए। उत्तर प्रदेश में एक और सीमा हैदर जैसा मामला सामने आया है, लेकिन इस बार महिला पाकिस्तान की जगह हांगकांग से आई है। मैनपुरी के ग्राम मानपुर हरी में बीते 5 दिनों से फेसबुक पर दोस्त बनी विदेशी महिला के गांव में अपने दोस्त के यहाँ आने पर ग्रामीणों के बीच में खासा कौतूहल है। ग्रामीण जहां मामले में प्रेम प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं, वहीं महिला व युवक ने अपने आप को दोस्त बताया है। मामले के अनुसार मानपुर हरी निवासी कृष्ण कुमार उर्फ किशन की 3 वर्ष पहले फेसबुक पर माया तमांग नाम की एक महिला से दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। बीती 4 दिसंबर को माया तमांग हांगकांग से फ्लाइट लेकर नई दिल्ली पहुंची, जहां से वो बेवर के ग्राम मानपुर हरी अपने मित्र के घर पहुंची। दोनों पैरों से दिव्यांग कृष्णवीर अब दिन रात अपनी दोस्त की खातिरदारी में जुटा है। वहीं माया तमांग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो नेपाली मूल की है, हांगकांग में पिछले 5 वर्षों से चाइल्ड केयर का काम करती है। किशन से फेसबुक से दोस्ती हुई थी। किशन उसका फेसबुक फ्रेंड है। अभी शादी को लेकर किसी प्रकार की योजना नहीं है। परिजनों को बताकर अपने दोस्त से मिलने आई है। 13 दिसंबर को वापसी की टिकट है। वहीं क्षेत्र के ग्राम मानपुर हरी में विदेशी युवती की चर्चा धीरे धीरे गाँव समेत आसपास के गाँवों में भी चर्चा का विषय बन गई है। पूर्वांचली मतदाता सभी दलों के लिए अहम है। आम आदमी पार्टी जहां इसी वर्ग के बूते सरकार के गठन में आगे रही है और पूर्वांचली नेताओं को पार्टी में शामिल करके टिकट दे रही है, वहीं भाजपा भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस वर्ग पर फोकस कर रही है। प्रदेश भाजपा पूर्वांचल मोर्चा ने इस बार लिट्टी चोखा को भाजपा की नीति से जोड़ दिया है। इसी व्यंजन के साथ भाजपा पूर्वांचलियों के साथ चुनावी चर्चा करेगी। पूर्वांचली मतदाताओं को लुभाने के लिए 41 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन करने की योजना है। पूरी दिल्ली में 1500 से अधिक छोटी बड़ी बैठकें होंगी। इसके अलावा विभिन्न छठ समितियों, सांस्कृतिक और धार्मिक समिति, भोजपुरी समाज समिति, मिथिला सांस्कृतिक समिति और धार्मिक समितियों के माध्यम से पूर्वांचल समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा। लिट्टी चोखा जैसे व्यंजन भी एक माध्यम के रूप में शामिल रहेगा। पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओझा ने कहा कि हर एक पूर्वांचली का लक्ष्य दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाना है। इसे देखते हुए भाजपा सभी स्तरों पर प्रयास कर रही है। पूर्वांचली बहुल 41 विधानसभाओं में 12 दिसंबर के बाद से बड़े सम्मेलन का आयोजन करने की योजना है। सम्मेलन में केंद्रीय नेतृत्व व केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। प्रत्येक विधानसभा में 250 से 3000 लोग शामिल होंगे। मोर्चा के कार्यकर्ता बूथ व खंड स्तर पर छोटी छोटी सभा कर पूर्वांचली मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। प्रत्येक जिले में 100 समिति अध्यक्षों से संपर्क का लक्ष्य रखा गया। पूर्वांचल समाज संवाद के तहत ड्राइंग रूम बैठक होगी, जिसमें 35 से 50 पूर्वांचली मौजूद रहेंगे। बैठक में आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामियों से लोगों को अवगत किया जाएगा। पूर्वांचल लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत पूर्वांचल बाहुल्य विधानसभा में लाभार्थियों को चिन्हित कर उनके साथ बातचीत की जाएगी। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पिछले 12 साल में मनीष सिसोदिया पटपड़गंज को बदहाल करने का काम किए हैं। शराब घोटाला कर पूरे क्षेत्र के लोगों को बदनाम करने का काम किया है। क्षेत्र में भारी पेयजल संकट है। स्कूलों, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर छलावा है। क्षेत्र के अधिकांश स्कूलों में उच्चतम स्तर पर साइंस नहीं पढ़ाया जाता। वहीं मोहल्ला क्लिनिक ठप है। दिल्ली वाले जानना चाहते हैं कि पटपड़गंज सुरक्षित सीट है तो सिसोदिया ने उसको क्यों छोड़ा। सच ये है कि क्षेत्र के लोगों ने सिसोदिया को नकार दिया है। हाल ही में संभल में हुई घटना पर बसपा प्रमुख मायावती के बयान के बाद उन पर पलटवार शुरू हो गया है। मायावती ने कहा था कि मुस्लिम वोट पाने की चाह में सपा और कांग्रेस संसद में संभल चिल्ला रही है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दे दिया। अन्य राजनीतिक दलों ने भी बसपा प्रमुख के बयान को भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला बताया है।
कुल मिलाकर बसपा पर जब से बी टीम का तमगा लगा है उसकी राजनीतिक जमीन सिमटती जा रही है। हाल ही में तमाम कोशिशें भी इसी तमगे की वजह से नाकाफी साबित हुई हैं। सूत्रों की माने तो बसपा ने अब अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर न केवल मंथन शुरू किया है बल्कि अब वो अपनी अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। सूत्र बताते हैं कि विधानसभा उपचुनाव के पहले हुई बैठक में बसपा प्रमुख ने इस पर चिंता जताई थी। उन्होंने इससे निपटने की कवायद में जुटने के लिए भी कहा था। हालांकि अब तक कोशिशों का असर तो नहीं दिखा है, लेकिन माना जा रहा है कि लोगों से सीधा संपर्क साधना इस कोशिश का पहला कदम है। इसके अलावा पार्टी के कई पदाधिकारी मानते हैं कि बसपा को अपनी राजनीतिक चाल इस तरह से सामने रखनी होगी कि वो भाजपा को फायदा पहुंचाती न दिखे। बसपा के तमाम पदाधिकारी मानते हैं कि बी टीम का तमगा बसपा के लिए काफी नुकसान करने वाला है। उसके कोर वोटरों में बसपा को लेकर एक तरह का शक पैदा हुआ है और उन्होंने अपना रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बसपा को कोर वोटर इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों के पक्ष में सरका है वो इसकी बड़ी वजह साबित हुई है। इसके अलावा हाल ही में उपचुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली सीटों पर बसपा का प्रदर्शन बेहद बुरा रहा, जबकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का प्रदर्शन बसपा की तुलना में अच्छा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि सशक्त भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत का होना जरूरी है। स्वस्थ भारत के लिए हर नागरिक की आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में केंद्र और प्रदेश की सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। सीएम ने सोमवार को महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम में 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आयुष्मान वंदना कार्ड वितरित किए और उनसे संवाद किया। सीएम ने कहा कि सितंबर 2018 में पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का लाभ देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है। प्रदेश में 5.25 करोड़ से अधिक लोगों के आयुष्मान हेल्थ कार्ड बने हैं। किन्हीं कारणों से जो जरूरतमंद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित रह गए हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में सीएम जन आरोग्य योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। सीएम ने आयुष्मान वंदना कार्ड बनवाने के लिए लगाए गए कैंप का भी उद्घाटन किया। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी बुजुर्ग को कार्ड बनवाने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। सीएम ने सभी जनप्रतिनिधियों और समाज के जागरूक लोगों का आह्वान किया कि वो 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग की आयुष्मान व वंदना कार्ड बनवाने में मदद करें। इस योजना में ना तो जाति और क्षेत्र का कोई भेदभाव है, न ही आय सीमा का बंधन है। ये कार्य करके मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण से तो मुक्ति मिलेगी ही, ढेर सारा पुण्य भी मिलेगा। योगी ने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश के सभी 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। आज डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के 75 में 65 जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। अकेले इस साल 16 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए। इसके अलावा 2 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी शुरू हुए हैं। योगी ने कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी देखी। उन्होंने छोटे बच्चों का अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भाजपा नेता का लव जिहाद सामने आया है। यहाँ मुस्लिम भाजपा नेता ने नाम बदलकर हिंदू युवती से शादी की है। ये बात लड़की को जब पता चल गई तो उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाने लगा। जबरन गर्भपात कराया गया। पहाड़ से धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की गई। लड़की की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने भाजपा नेता ताबिश असरार को 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया है, लेकिन खुलासा रविवार शाम को किया। ताबिश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य, पूर्व जिला संयोजक और नामित सभासद भी रह चुका है। युवती शाहजहांपुर की रहने वाली। उसने बताया कि 4 साल पहले फेसबुक पर ताबिश से मेरी जान पहचान हुई। फेसबुक प्रोफाइल में उसका नाम विशाल राणा था। पहले हमारी चैट पर बातचीत हुई। उसने बताया कि वो अमरोहा का रहने वाला है और राजपूत है। मैं भी उनकी बातों में आ गई। धीरे धीरे हम लोगों में दोस्ती बढ़ती गई। मैं विशाल के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट गई। वहां डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने के दौरान मुझे पता चला कि विशाल का असली नाम ताबिश असरार है। वो अमरोहा के गुला तालाब मोहल्ले का रहने वाला है। ये देखकर मैं हैरान हो गई। इसके बाद जब ताबिश से इस बारे में पूछा तो उसने डांट कर मुझे चुप करा दिया। मुझ पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगा। जब मैंने इनकार किया तो उसने जान से मारने की धमकी दी। फरवरी 24 में मैं प्रेग्नेंट हो गई तो ताबिश ने जबरन मेरा एबॉर्शन करा दिया। इससे परेशान होकर मैं अपने मायके में रहने लगी। इसके बाद मुझे झांसा देकर 18 नवंबर 2024 को उत्तराखंड के रामनगर घुमाने ले गया। वहां मुझे पहाड़ों से धक्का दे दिया। किसी तरह मैं बच गई। इसके बाद उसकी मेरे साथ हाथापाई हुई। वहां से मैं अकेले ही नोएडा आ गई। इसके बावजूद ताबिश ने हाथ पैर जोड़कर फिर से मुझे मना लिया, लेकिन वो सुधरा नहीं, मुझे प्रताड़ित करने लगा। इससे परेशान होकर मैंने 3 दिसंबर को ताबिश के खिलाफ नोएडा के थाना सेक्टर 113 में शिकायत दर्ज करवाई। अगले दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली तैयार की जा रही है। ये रंगोली 55,000 वर्ग फुट की है और इसमें 11 टन रंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इस रंगोली को कुशल कलाकारों, स्वयंसेवकों की एक टीम द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करती है। जानकारी के अनुसार ये आध्यात्मिकता, एकता और भक्ति के विषयों को चिन्हित करेगी, जो महाकुंभ के पवित्र वातावरण के साथ गूंजता है।
आयोजकों ने इस पहल में पर्यावरण के प्रति जागरूक दृष्टिकोण पर जोर दिया है और ये भी सुनिश्चित किया है कि ये रंग गंगा नदी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये रंगोली सांस्कृतिक प्रदर्शन, आध्यात्मिक प्रवचन और प्रतिष्ठित गंगा आरती जैसे अन्य आकर्षणों के साथ साथ महाकुंभ मेले का एक महत्वपूर्ण आकर्षण बनने के लिए तैयार है। इस वर्ष का प्रयागराज का महाकुंभ मेला आगंतुकों को प्राचीन भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और भव्यता का गहरा अनुभव प्रदान करने का वादा करता है। देश विदेश से आने वाले यात्रियों का स्वागत श्रवण कुमार के साथ साथ अर्जुन, गरुड़, नंदी, ऐरावत और देवी गंगा जैसी पौराणिक आकृतियों की जीवंत मूर्तियों से किया जाएगा। इन 26 जटिल नक्काशीदार मूर्तियों को शहर के 26 प्रमुख चौराहों पर स्थापित किया जा रहा है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गई है। इस महाकुंभ की तैयारियों का लक्ष्य कुंभ मेले को न केवल दिव्य बल्कि आधुनिक और भव्य बनाना है। इन तैयारियों के हिस्से के रूप में भारतीय पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक के प्रमुख तत्वों को दर्शाने वाली मूर्तियां प्रयागराज के आसपास महत्वपूर्ण यातायात जंक्शनों पर लगाई जा रही हैं। प्रदर्शित की जाने वाली प्रमुख आकृतियों में अर्जुन, गरुड़, नंदी, गदा और देवी गंगा शामिल हैं। बने रहिए हमारे साथ कुछ और खास खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।